हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, सलाम दुआ। मैं सदफ़ आपके लिए एक बार फिर हाजिर हूँ आज के रिवीजन के साथ। तो आज हम रिवीजन करेंगे इस किताब से। जीएस दृष्टि की ये बुक है और हमारा मकसद है रिवीजन करने का, वो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक पद के लिए जो हमारी तैयारी चल रही है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा। इस बुक से भी हम रिवीजन कर रहे हैं। ये कौन की किताब है और भर्ती परीक्षा गाइड है। ये पेपर 1 लैंग्वेज के लिए है जो हम रोज़ रिवाइज करते हैं। लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स और पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज 75 मार्क्स। तो इससे पहले कि हम इस बुक पर पहुँचे लैंग्वेज के लिए रिवीजन करें, तो आज हम सबसे पहले रिवीजन करते हैं इस किताब से। इसमें है ये समसामयिक घटना चक्र और ये 2021 की ये पब्लिश बुक है और चित्रात्मक प्रस्तुति है इसमें। ये दृष्टि की बुक मेरे पास थी जब मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, मेरा उसमें हुआ नहीं, लेकिन ये बुक जो है वो आज भी काम आएगी हम लोगों को। तो आइए हम रिवाइज करते हैं। ये हिस्ट्री की बुक है, तो आइए हिस्ट्री टच करते हैं। कल मैंने इसका थोड़ा आपको दिखाया था, कल के प्लेलिस्ट में होगा, कल के वीडियोस में मैंने कुछ चीज़ें आपको इसकी दिखाई थी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसको हाईलाइट किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है इसमें। हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, ये है संदैव सभ्यता एवं संस्कृति। तो इसका परिचय ये है सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। परिचय क्या है इसका। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नियमों का प्रयोग होता है। अच्छा, क्या क्या है वो नियम। पिगट महोदय का कथन, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। अच्छा, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। जॉन मार्शल ने कहा था कि सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। जॉन मार्शल ने सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। संदैव सभ्यता एवं संस्कृति। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नियमों का प्रयोग किया जाता है। पहला नियम सिंधु सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। पिगट महोदय का कथन, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां। जॉन मार्शल ने कहा था सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। और 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व सर्वाधिक मान्य तिथि रेडियो कार्बन 14 सी कार्बन जिसको बोलते हैं पद्धति द्वारा निर्धारित 2300 ईसा पूर्व और से 1900 ईसा पूर्व में इस सभ्यता के विकास की प्रकाष्ठा का समय। सदैव सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र के सभ्यताओं की समकालीन थी। आइए देखते हैं आगे। सदैव सभ्यता विस्तार क्षेत्र। इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ देखिए। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध। ये पाकिस्तान और भारत से निकले थे। पाकिस्तान से क्या क्या निकले, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। और ये है भारत, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र। संदैव सभ्यता के विस्तार का आकार क्या था, त्रिभुजाकार। मांडा उत्तरी, यहाँ पे ऐसे देखिए सर्किल, ये है पश्चिमी सुत्कागेंडोर और ये है पूर्वी आलमगीरपुर पूर्वी। सुदूर क्षेत्र जो है वो दैमाबाद दक्षिण में पड़ता है। अब यहाँ आते हैं हड़प्पा। प्राप्त साक्ष्य है, यहाँ देखिए। शंख का बना बैल, यानी क्या क्या मिला था। उर्वरता की देवी का चित्र, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले थे। समाधि R37 कब्रिस्तान मिला था। गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष भी मिले थे। पीतल का बना इक्का भी मिला था। बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र
और 2 टीलों के साक्ष्य मिले थे। क्या था? पूर्वी टीला नगर टीला था और पश्चिमी टीला दुर्ग टीला था। अब स्थिति क्या थी? मांटगोमरी ज़िला वर्तमान शाहीवाल पाकिस्तान में पड़ गया है, रावी नदी के बाएं तट पर है। मांटगोमरी ज़िला वर्तमान शाहीवाल जो है पाकिस्तान में है, रावी नदी के बाएं तट पर है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट था हम लोगों के लिए। और यहाँ देखिए ये स्थल में क्या है? सर्वेक्षक खोजकर्ता हड़प्पा दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो राखाल दास बनर्जी। ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसमें से आ सकते हैं। चंद्रदुड़ो NG मजुमदार। लोथल SR राव। कालीबंगा अमलाल नंद घोष। कालीबंगा अमलाल नंद घोष। और ये है बनावली RS बिस्ट। घौलावीरा JP जोशी। रोपड़ BV लाल। और सुल्तका गेंडोर RL स्टाइन। तो आज हमने ये हिस्ट्री जानी और सभ्यता और संस्कृति, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मोहनजोदाड़ो, चंदहूदोड़ो, और ये है लोथल, और ये है आपका धौलावीरा। इन सब में जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम एक एक करके इसको कवर करेंगे। ठीक है। इसके पहले इसमें ताम्र, देखिए इसमें इसके पहले दिया हुआ है ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में। इस किताब में तांबे एवं पत्थर के प्रयोग की अवस्था। आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बानस घाटी में स्थित होने के कारण बानस संस्कृति नामकरण पड़ा था इसका। और प्रमुख पुरास्थल क्या था? आहार प्राचीन नाम, और दामबंती, बागोर, बालाथल, ओजियाना, ये सब पुराने नाम थे। चारदीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला था। चारदीवारी युक्त घर का साक्ष्य गिलूंद में भी मिला था, और कहीं कहीं पकी ईंटों का भी प्रयोग होता था। तांबे के टुकड़े भी प्राप्त किए गए थे। और ये है आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश। इसमें क्या मिला था? मालवा, ये बटे हुए थे राज्य जो थे क्षेत्र, मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली। चरखी और तकलियों के साथ यहाँ की बस्तियाँ किलाबंद हैं। तांबे के 28 कंगनों के साक्ष्य एरन में मिला था। किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले थे। और इसमें क्या मिले थे? खरगोन जिले में स्थित उत्खनन SD संकालिया द्वारा चाकोर और वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले थे। तो हिस्ट्री में आज हमने इतना कुछ जाना। कल फिर हम इसी तरह थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे। और ये है नक्शा, जो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देख लीजिए ये नक्शा कितना बढ़िया बना हुआ है। और हम आगे रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के लिए आइए कुछ एक्स्ट्रा आज पढ़ लेते हैं। इसे पढ़ रहे थे सार संग्रह से। इसमें हम अर्थशास्त्र में कुछ जानते हैं, सॉरी अर्थव्यवस्था में। आइए इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं मिसलेनियस, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चंस से भी एग्ज़ाम में हमारे बहुत हेल्पफुल होंगे। देखिए ये क्वेश्चन, श्रोताओं माफ कीजिएगा दोस्तों ये जो है NCERT की ये बुक है, सार संग्रह, कक्षा जो है 6 से जो है 12 तक है ये। और
वन लाइनर है ये, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये समान रूप से उपयोगी है और हम इसमें अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी और सीटेट जो है कंबाइन, हमारा जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो सीटेट के लोग तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट का भी एग्ज़ाम हो रहा है और हम रिविज़न कर रहे हैं एक साथ सीटेट और बीपीएससी सुपर टेट की। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। ये है चक्रवात, साइक्लोन्स। अभी हम अर्थव्यवस्था के लिए बोल रहे थे आपको, लेकिन उससे पहले चलिए पहले अर्थव्यवस्था ही रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। आपकी अर्थव्यवस्था जानना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए आज हम जानेंगे अपने पार्लियामेंट को। क्या जानेंगे आज हम अपने पार्लियामेंट को? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को पारित किया गया है? अनुच्छेद 110। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र कैसे सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र कैसे सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक बिल जो है वो परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक बिल को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? वर्ष 1971। राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? वर्ष 1971। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा सदस्यों से ही चयनित किया जाता है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249, 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार की प्रावधान है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा मुक्तियों, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति क्योरम सदन की कुल सदस्य संख्या 1/10 संख्या से होती है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 30 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं हो सकता है? राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विविध निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों को सम्मिलित होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो आज हमने अपने पार्लियामेंट की कुछ चीज़ें जानी और बाकी भी चीज़ें हम जानेंगे। ये देखिए कुछ स्पेशल नोट्स हैं यहाँ पर। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये हमने रिवाइज किया इससे। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स तो अब बहुत करीब आने वाले हैं, ज़्यादा दिन नहीं है हम लोगों के पास, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकें कवर अप करनी होगी। अब हमें जो मिलेगा हम उसको रिवाइज करेंगे। ये आइए इसमें देखते हैं। रेडियो सक्रियता, रेडियोएक्टिव के माप किसके द्वारा की जाती है? गेटर ग्रेयर काउंटर के द्वारा। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। और यह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस उपलब्ध होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? चार्ल्स गुडियर ने। किसने किया था? चार्ल्स गुडियर ने। और इधर भी देख लेते हैं। नाभिकीय ईंधन, न्यूक्लियर फ्यूल किसे कहते हैं? थोरियम। नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? थोरियम। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र NH4 2SO4। और N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? लोहा Fe। सामान्य गैस, कॉमन गैस समीकरण क्या है? देख लीजिए। ये कॉमन गैस का जो फॉर्मूला है
जो है ये क्या है, PV बराबर NR2। क्या है ये, PV बराबर NR2। और अब यहाँ आते हैं, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टार्च किसका उदाहरण है, पॉलीमर का। स्टार्च किसका उदाहरण है, पॉलीमर का। और कल हम ये वाला रिवाइज करेंगे, प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग और प्रायोगिक रेडियो समस्थानिक। तो हमें थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है हर पॉइंट से, और याद रखना होगा कि हमने अब तक क्या क्या रिवाइज किया। तो आज के लिए इतना ही, और थोड़ा रिवाइज कुछ कर लेते हैं, चलिए कुछ टीचिंग से, क्योंकि टीचिंग भी रिवाइज करना ज़रूरी है। तो ये हमारी बुक है जिससे हम कुछ कुछ रिवाइज कर रहे थे। एक सेकेंड, टीचिंग के लिए हमने रिवाइज किया था, शायद वो बुक मुझे मिल नहीं रही है दोस्तों। एक सेकंड आप रुको, मैं निकालती हूँ। हाँ मिल गई। हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गई, ये बुक भी मैंने ली है। ये हिंदी भाषा और शिक्षण शास्त्र की NCERT की ये बुक है, और ये कमल देव की किताब। आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी किताब है। आप देख लीजिए ये कितनी अच्छी किताब है। वर्ग 1 से 8 तक के लिए ये, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जब हम अपना लैंग्वेज पढ़ेंगे, जिस वक्त भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, हर रोज़ भी पढ़ रहे हैं, आज शाम में हम लैंग्वेज को कवर करेंगे। तो इससे जो चीज़ें हैं ना, वो सीटेट के लिए भी बहुत उपयोगी है। और हम देखेंगे कि आखिर कैसे हम इसमें क्या क्या कवर कर सकते हैं और हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए, अभी हम जिस बुक की बात कर रहे थे वो आगे हमारे सामने ये है, भारतीय गाइड बिहार उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए हमने बुक मंगवाई थी। ये स्टेट की थी, और ये अभी ये बहुत हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। शिक्षण कला हमने रिवाइज़ कर लिया था, और आगे बढ़ते हैं, इसमें भी एक आध चीज़ रिवाइज़ कर लें, क्योंकि सब रिवीजन रहेगा तो हमारे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। एग्ज़ाम में तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आइए पढ़ते हैं हम लोग शिक्षण की कुछ विधियाँ। यहाँ देखिए, शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि में क्या अंतर होता है। शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि में क्या अंतर होता है, इसको हम लोग नोट्स करेंगे, ठीक है। शिक्षण विधि से शिक्षण की दिशा और गति निर्धारित होती है। शिक्षण प्रविधि से शिक्षण की दिशा और गति की तीव्रता मिलती है। दूसरा है, शिक्षण विधि का सीधा संबंध शिक्षण उद्देश्य से होता है। शिक्षण प्रविधि का संबंध शिक्षण की मुख्य विधि अथवा पद्धति से होता है। इसका संबंध यानी कि शिक्षण विधि का संबंध शिक्षण उद्देश्य से प्राप्त होता है। शिक्षण विधि प्रविधि का जो उद्देश्य है वो कैसे प्राप्त होता है, इसका संबंध शिक्षण उद्देश्य से परोक्ष रूप में प्राप्त होता है। और इसमें कैसे हाउ की भावना काम करती है, इसमें कैसे की भावना काम करती है शिक्षण विधि में, और इसमें किसके साथ विथ व्हाट का भाव निहित होता है शिक्षण प्रविधि में। और शिक्षण विधि में क्या होता है, इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और शिक्षण प्रविधि में क्या होता है, इसका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता, यह विधि में ही निहित होता है। ये थे शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि के डिफरेंसेस, और ये कुछ प्रक्रियाएं हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने वाली प्रविधियां हैं, इसका आउटलाइन है। ये प्रविधि क्वेश्चनिंग टेक्निक्स होती है, विवरण विधि नैरेशन टेक्निक होती है, वर्णन विधि डिस्क्रिप्शंस टेक्निक, व्याख्या प्रविधि एक्सप्लेनेशन टेक्निक, स्पष्टीकरण प्रविधि एक्सपोजिशन टेक्निक, कहानी कथन प्रविधि स्टोरी टेलिंग टेक्निक, उदाहरण प्रविधि इलस्ट्रेशन टेक्निक, कार्य निर्धारण प्रविधि असाइनमेंट टेक्निक, अवलोकन प्रविधि ऑब्जर्वेशन टेक्निक, अभ्यास प्रविधि ड्रिल टेक्निक, नाटकीय प्रविधि ड्रामेटाइजेशन टेक्निक, समूह वाद विवाद पैनल डिस्कशन टेक्निक, परीक्षा प्रविधि एग्जामिनेशन टेक्निक, और समीक्षा प्रविधि रिव्यू टेक्निक, कार्यशाला प्रविधि वर्कशॉप टेक्निक। तो इतनी सारी टेक्निक्स है जो हमें जानना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन हमारे उस टेक्निक से भी पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका हम लोग इसमें स्मरणीय तथ्य दिया है। विभिन्न दक्षताओं पर आधारित प्रश्न के ये जो है महत्वपूर्ण स्मरणीय
तथ्य है और हम लोग डायरेक्ट इसको जानेंगे। अस्टन के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। टर्मन के शब्दों में बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है और थॉर्नडाइक के अनुसार वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है। बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान वास्तव में अनेक तथ्यों का एक समुचित संग्रह होता है जो अर्जित किया जाता है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता होती है जो संभवतः वंश परंपरा के गुणों से प्रभावित होती है। बुद्धि स्मरण शक्ति पर निर्भर करती है। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। तो आज के लिए इतना रिवीजन काफ़ी है दोस्तों, फिर हम कल कुछ लेकर आएंगे आपके लिए और शाम में हम ग्रामेटिकल क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आप रिवीजन करते हैं एकदम से ऑथेंटिक बुक से, मैं भी रिवीजन करती हूँ इन्हीं बुकों से, और जब वक्त मिलता है तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करती हूँ ताकि उसमें हमारा जो क्लासेस रेगुलर हो और हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, दीजिए इजाज़त, रिवाइज कीजिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी पढ़ूँ, जितना भी पढ़ूँ, जहाँ से भी पढ़ूँ, अपडेट कर लूँ आपके लिए, और आप भी हमारे साथ रिवाइज कर लें जब भी आपको मौका मिले। ओके, बाय, टेक केयर।